केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एनबीई द्वारा आयोजित सीपीआर प्रशिक्षण अभियान में लिया हिस्सा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इतिहास को कोस कर ही इन्होंने बहुमत वाली सरकार बनाई है। बीजेपी अब तक जवाब नहीं दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। इतिहास निकाल कर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब बहुमत वाली सरकार बनी थी और धारा 370 हटाई गई थी, कहा था उन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास जो रचने आए हैं वो अब तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आतंकी हमले जो खत्म करने का वादा किया था देश की जनता के साथ और लाल लाल आंख पाकिस्तान को दिखाएंगे, उसकी बातें हुई थी, वो आज तक क्यों नहीं हो पाया है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन जो कह रहे थे कि सब लौट कर आएंगे 370 हटने के बाद, आज तक आप उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी जब कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित फिर से उनका पलायन हो रहा था और टारगेटेड किलिंग हो रही थी। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, उन्होंने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। पूरी राजनीति उन पर की। तो दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले, इतिहास को कोसने से पहले खुद के गिरेबान में झांके कि खुद का क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू और कश्मीर को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दो बड़ी गलतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में उनके लिए हुए निर्णयों से हुई, जिसके कारण कश्मीर को कई वर्षों तक नुकसान उठाना पड़ा। आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। चर्चा है पूरा दिन मान्यवर। और दूसरा, किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। बैठ जाइए। नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर, अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर, अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने, एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया, अभी फिर दे देंगे। बेटा सुनो, आप बता दो साहब इनको एक बार। दूसरी गलती, दूसरा संदर्भ और कर दें आप। गलती नहीं, संदर्भ, सॉरी। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि अमित शाह को कोई जानकारी नहीं है। पीओके और जम्मू कश्मीर में अभी जो हमले हो रहे हैं, उन सब के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। साहब को कोई मालूम है, कोई जानकारी नहीं है।
पीओके के लिए पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर कहा कि आप मेरा ट्वीट देख सकते हैं। मैंने कहा है कि ममता दीदी जो राज्य भ्रष्टाचार से पीड़ित है और जहां गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है वहां आप जश्न मना रही हैं। क्या जश्न कहना ठुमका है? टीएमसी के लोग इस मुद्दे को उठाकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, पता नहीं मेरा ट्वीट आप देखें, मैंने यही कहा है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। मेरे ट्वीट को आप देखिए, मैंने कहा है ममता दीदी जहां वहां भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी हुई राज्य, जहां के गरीबों का हक छीना जा रहा है और आप जश्न मना रही हैं। तो जश्न मनाना कहना ठुमका है। ये जो वहाँ के टीएमसी के लोग इसको बढ़ा चढ़ा के लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, और ये मेरा हक है कहने का कि आज वहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और वहाँ का मुख्यमंत्री फिल्म फेयर करा करके खुद वहाँ मौजूद रहे। हमने जश्न कहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए और जिसके साथ दुखद घटनाएं घटी उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। 3 राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी बीजेपी का बल बहुत बढ़ चुका है। तीनों राज्यों में हमारी सरकार चुनी जा चुकी है और वहां पर हमारी सरकार बनाई जा रही है। समापन हुआ है, उसमें जैसे शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साइक्लोन के कारण जिसको कठिनाई हुआ है और जो दुखद घटना घटे है उसके लिए संवेदना प्रकट की है, और उनके फैमिली के लिए भी उन्होंने संवेदना प्रकट किया है। और 3 राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड अलॉन्ग विथ छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, where we have won with a comfortable margin, but whereas at the same time Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है। और 3 राज्यों में हमने सरकार हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सवाल यह है कि पहले चुनाव हो। उन्होंने कहा था कि वे तारीखें बताएंगे, लेकिन अभिभाषण खत्म होने के बाद उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। हमारी मांग है कि चुनाव होने चाहिए। सवाल है पहले इलेक्शन तो करें। इलेक्शन का कल वो कह रहे थे कि डेट देंगे, मगर जब स्पीच खत्म हुई उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। अफसोस है इस बात। क्या डिमांड है कि इलेक्शन होना चाहिए। हमारी डिमांड ये इलेक्शन होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में एक मेजर टर्न आया है। जब पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का उद्घाटन किया तो वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तब भी हमारे विपक्ष के लोग इसकी बहुत आलोचना करते थे। अगर आप कांग्रेस का उस समय का घोषणा पत्र उठाएं तो उसमें भी लिखा था कि मेक इन इंडिया करना चाहिए। देश की इकोनॉमी में एक मेजर टर्न आया है, वो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। आप सबने देखा एक लंबे टाइम तक देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक
इम्पोर्टेंस देनी है करके बोलते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कभी तक मिली नहीं। देश की मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब आज़ादी के 40-50 वर्षों तक, आज़ादी के बाद में 40-50 वर्षों तक मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली या तो डाउन हुई या तकलीफों में आई। एक तरीके से बहुत ही जो हमारा एस्पिरेशन था, हमारा जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कभी पूरा नहीं कर पाए। आप देखेंगे जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया, जब मोदी जी ने, पीएम साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक थिंकिंग में चेंज लाने का था। तब भी हमारे विपक्ष के लोग इसको बहुत ही बार बार क्रिटिसाइज करते थे। अगर आप कांग्रेस का उस समय का मैनिफेस्टो उठाएं, उसमें भी लिखा होता था कि मेक इन इंडिया करना चाहिए, लेकिन जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया, तब उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म चालू किया। यानी जो 50-60 वर्षों तक कांग्रेस की पॉलिसी होती थी, वो उसी में परिलक्षित होती रही, वो उसी में रिफ्लेक्ट होती रही कि मेक इन इंडिया का भी विरोध करो। मैं आपके साथ आज बैठा हूं ये क्लियरली आपके साथ डेटा और फैक्ट के साथ बताने के लिए कि हम उस परिस्थितियों में पहुंच गए जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए, और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की सक्सेस, डिजाइन इन इंडिया की सक्सेस, इनोवेट इन इंडिया की सक्सेस, और सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो उसके बाद में लाए गए, सीरीज ऑफ सिंप्लीफिकेशंस जो किए गए, एक तरीके से ये उसका पूरा रिफ्लेक्शन है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि सबसे पहले महुआ मोइत्रा को ये स्वीकार करना होगा कि उन्होंने पासवर्ड बाहर दिया था। ये देश की सुरक्षा का विषय है। तो पहले उसको ये स्वीकार करना होगा, उन्होंने पासवर्ड बाहर में दिया था। देश का सुरक्षा के विषय है। एक प्रतिनिधि होके जो देश का सुरक्षा को लेके खेलते हैं, देश का सुरक्षा को ऐसे इजीली लेते हैं, उसके मुंह में ये शोभा नहीं देते हैं। पहले खुद ने उन्होंने जो दोष किया है, इसके लिए माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वे अपने नाम के पहले शांडिल्य लिखते हैं। तो दिनकर जी की एक कविता है जिसमें वे कहते हैं कि जिस पापी को गुड़ नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। भारत अपने घर में ही हार गया है। तो ऐसे मंत्री जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कह सकते हैं, इसीलिए आज भारत का ये हाल है। भाजपा के मंत्री नारी द्वेषी हैं। गिरिराज जी के नाम के पहले वो शांडिल्य लिखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता है, हिंदी कविता, जिसमें वो कहते हैं कि जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने हमें यहाँ मारा है। और भारत अपने ही घर में हार गया है। तो ऐसे लोग, ऐसे बेशरम मंत्री हमारे जो है, जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में ये सब कह सकते हैं, इनके लिए आज भारत की ये हाल है। और ये बीजेपी सरकार, बीजेपी के मंत्रियां, ऑल ऑफ देम, दे आर मिसोजिनस, दे आर पेट्रियार्कल, दे डिसलाइक वुमेन। वो कहीं मान ही नहीं सकते कि एक महिला होकर, जो किसी मर्द के कंधों पे हाथ नहीं देकर, जो अकेले खड़ी होकर आज यहाँ पे पहुंची है, वो हजम ही नहीं कर पाते। आपको लगता है उनको माफी मांगना चाहिए? उनको तो माफी मांगना चाहिए, पर वो इतने बेशरम है तो कभी मांगेंगे नहीं। वो इतने झूठे हैं, सुबह कहते हैं कि हमने हाँ ठुमका लगा रही है, शाम को कहते हैं कि हमने नहीं कहा। तो ये बेशरम आदमी से क्या एक्सपेक्टेशन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क की। हैदराबाद में शपथ ग्रहण समारोह के बाद तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके परिवार ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने हवाई सर्वेक्षण किया, इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ आमने सामने बैठक की और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हम साथ मिलकर यहाँ की स्थिति पर प्रभावी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें और सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से तमिलनाडु के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।
Talk of the situation, I took an aerial survey, followed by one-to-one meeting with Honorable Chief Minister and a review with the officials concerned. Together, we are putting up an effective response to the situation here, and hopefully we will improve later on further wherever gaps and weaknesses are there. On behalf of the Prime Minister, let me assure the people of Tamil Nadu that the Government of India is committed to their well-being, a commitment which is reflected in the special attention being paid by the Government of India agency to address the disaster visited on the people of Tamil Nadu. Honorable Prime Minister has directed Ministry of Home Affairs to release the second installment of 450 crore to the Tamil Nadu State Disaster Response Fund. The first installment of the central share to the SDRF amounting to ₹450 crore had been released earlier. Since the problem of urban floods has been repeatedly discussed by the Chennai in recent years, Government of India has approved a central funding of ₹500 crore for urban flood management activities under Chennai Basin Project.